खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। देश के लाखों परिवारों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई के 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम रद्द हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच इस परीक्षा को करवाया जाए या नहीं, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंथन किया और फिर बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि छात्रों की सेहत सरकार की प्राथमिकता है और ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं है। सबके मन में सवाल है कि रिजल्ट कैसे तय होगा, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम कुछ देर में देंगे। चिंताजनक खबर यह है कि महाराष्ट्र में खतरे की घंटी बज चुकी है। वहां के अहमदनगर जिले में एक महीने के अंदर करीब 9,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में 16,500 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। इस खबर ने तीसरी लहर से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा दिया है। आज अहमदनगर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाकर आपको खबरदार करेंगे। तीसरी लहर के काउंटडाउन और बच्चों पर इसके असर को देखते हुए हमने एक्सपर्ट से भी बात की है। यह आपके परिवार की सुरक्षा के लिए एक बेहद जरूरी विश्लेषण। जरा सोचिए, कोरोना वायरस ने किस हद तक दुनिया पर, लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। इसीलिए अब जल्द से जल्द इस वायरस के फैलने की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। ब्रिटेन के एक अखबार में रिसर्च रिपोर्ट छपी है। दावा यह है कि दुनिया में कहर मचाने वाले कोरोना वायरस का कोई प्राकृतिक पूर्वज नहीं है और इसे लैब में तैयार किया गया है ताकि इंसानों को टारगेट किया जा सके। ऐसे आरोपों से बचने के लिए चीन कई तरह की अफवाहें उड़ा रहा है और कोरोना वायरस के प्राकृतिक होने की थ्योरी पर जोर दे रहा है। यह कूटनीतिक जंग किस दिशा में जा रही है, यह देखिएगा। इसके अलावा WHO ने कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स के सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने वाले नए नामों की लिस्ट जारी कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि वायरस वेरिएंट के नए नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की कूटनीति क्या है, इसका जवाब आपको खबरदार में बस कुछ देर में मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बात सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम की। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। लंबे समय से छात्र और अभिभावक इसकी मांग कर रहे थे। दिल्ली समेत कुछ राज्य सरकारों ने भी बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए हाई लेवल मीटिंग में छात्रों की मांग मान ली गई है। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला बच्चों के हित में लिया गया है। इसके बाद सीबीएसई ने यह भी बताया कि 12वीं के छात्रों का रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा। कोरोना की लहर के बीच 10वीं की परीक्षा तो पहले ही रद्द कर दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में ये अहम फैसला हुआ है। इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित दूसरे केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे और फिर ये तय किया गया कि परीक्षा रद्द करना ही सबसे बेहतर फैसला है। पीएम ने कहा कि कोरोना के बीच ऐसे माहौल में बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने फैसले के बाद ट्वीट किया, भारत सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। लंबे मंथन के बाद हमने वो फैसला लिया है जो छात्रों के हित में है और जो युवाओं की सेहत के साथ साथ उनके भविष्य की भी रक्षा करेगा। 12वीं के बोर्ड के एग्जाम को रद्द करने का फैसला केंद्र सरकार ने ले तो लिया है, लेकिन इन परीक्षा को देने वाले बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों की चिंता इस बात को लेकर है कि बोर्ड के एग्जाम के अंकों के आधार पर ही बच्चों के भविष्य की आधारशिला रखी जाती है। अब देखना यह है कि इन सब की चिंता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार क्या बड़ा फैसला लेती है। सरकार के इस फैसले के साथ ही 14,30,000 से ज्यादा बच्चों के सामने से असमंजस खत्म हो गया है। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। मेरे हिसाब से एग्जाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूंगी जिसने भी एग्जाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं और काफी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं, उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले
बहुत टाइम से चल रही है, ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा, रिजल्ट कैसे घोषित होंगे। तय किया गया है कि पिछले साल की तरह स्कूल के इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है। ये तब होगा जब हालात ठीक हो जाएंगे। इससे पहले दिल्ली की सरकार ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी और पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों का आकलन करने की सलाह दी थी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं खत्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान यह है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उन सारी चीजों को संदर्भ लेते हुए निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश की 12वीं कक्षाओं के बारे में, हालांकि अभी हमने कोई तिथि की घोषणा नहीं करी थी, केवल स्थितियां सामान्य होने पर परीक्षा कराई जाएगी, इस प्रकार का निर्णय अभी तक उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब हम पुनर्विचार इसके संदर्भ में जल्दी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक करके। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26 जनवरी 2019 का वो बयान भी याद करना चाहिए जो उन्होंने तब बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले छात्रों के सामने दिया था। उन्होंने कहा था कि परीक्षा जिंदगी की अंतिम कसौटी नहीं है। हम एग्जाम के लिए जिंदगी न जिए, हम खुद के लिए जिंदगी जिए। लेकिन गलती हम करते हैं, हम मार्क्स के पीछे भागते हैं, जिंदगी पीछे छूट जाती है। हम जिंदगी से जुड़ते चले, नॉलेज एक्वायर करते चले, मार्क्स अपने आप पीछे आपके दौड़ करके आएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में मची तबाही का डर लोगों में साफ दिखता है। सच ये है कि खतरा उठाने की स्थिति नहीं है। स्कूल में अलग अलग जगहों से आने वाले बच्चों का एक साथ आकर सेंटर में परीक्षा देना इस डर को बढ़ाता है, क्योंकि तीसरी लहर का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। तनुश्री पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। मुद्दे की बात यह है कि दूसरी लहर के कहर के बीच लोगों में कोरोना वायरस को लेकर डर है। वैज्ञानिक पहले ही तीसरी लहर आने की बात कंफर्म कर चुके हैं। ऐसे में लोगों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही चिंता थी और यही वजह है कि सरकार ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। यहां हमें यह भी समझना होगा कि स्कूल लीविंग एग्जाम्स यानी स्कूल की अंतिम कक्षा की परीक्षाओं पर दूसरे देशों में क्या फैसले लिए गए। ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के कुछ इलाकों में परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। डेनमार्क, इजरायल और ऑस्ट्रिया ने परीक्षा के फॉर्मेट को बदला, इसे आसान कर दिया, जबकि इटली ने मौखिक परीक्षा ली। ब्रिटेन ने लगातार दूसरे साल परीक्षाएं रद्द कर दी। मेडिकल के छात्रों ने ओपन बुक प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन परीक्षा ली। भारत में राज्य सरकारों की राय परीक्षा को लेकर अलग अलग है। दिल्ली ने परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी और कहा था कि पिछले रिजल्ट के आधार पर मार्किंग हो। झारखंड भी 12वीं की परीक्षाएं कराने के पक्ष में नहीं रहा। महाराष्ट्र परीक्षा रद्द करना चाहता था। हालांकि सीबीएसई से अलग छत्तीसगढ़ बोर्ड में आज परीक्षा शुरू हो गई है। छात्रों ने घर में रहकर ही परीक्षा दी। राजस्थान भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराना चाहता है। पश्चिम बंगाल में जुलाई में 12वीं की परीक्षा होगी, जबकि अगस्त में 10वीं की परीक्षा ली जाएगी। केरल और तमिलनाडु भी परीक्षा कराने के लिए तैयार है। हरियाणा ने कहा था कि वो केंद्र सरकार के फैसले के तहत कदम उठाएगा, लिहाजा वहां परीक्षा रद्द ही होगी। कर्नाटक ने कहा कि वो परीक्षाएं होने देगा। मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा पर फैसला 5 जून तक आएगा। नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़कर सभी राज्य परीक्षा कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भारत में 12वीं के रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आए थे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस साल कोविड की भीषण लहर के बावजूद पॉलिसी क्यों बदली जा रही है और सरकार को पॉलिसी बदलने के लिए कुछ ठोस वजह बतानी पड़ेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ बैठक में सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया। हालांकि सीबीएसई के अलावा कई राज्यों के शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं करवा रहे हैं। देश में दूसरी लहर उतार पर है।
नए केस लगातार कम हो रहे हैं। कई राज्य अब अनलॉक कर रहे हैं, लेकिन सावधानी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि केस कम होने का मतलब यह नहीं है कि खतरा चला गया। नए खतरे के अलार्म बजने लगे हैं, इन्हें हमें सुनना ही होगा। एक जिले में एक महीने के अंदर अगर 9,000 के करीब बच्चे संक्रमित हो जाएं, तो यह बहुत चिंता की बात है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में यही हुआ है। यह पूरे देश को सावधान करने वाली खबर है। देश के हर परिवार को अब बच्चों की चिंता है। तीसरी लहर का खतरा सामने है और ये डर भी गलत नहीं है कि अब बच्चे कोरोना की चपेट में आएंगे। सबको आंख कान खोलने की जरूरत है। खतरे की घंटी महाराष्ट्र में बज चुकी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक महीने के अंदर 8,500 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यहां अप्रैल में 7,500 से ज्यादा बच्चों में संक्रमण मिला था, यानी 2 महीने में सिर्फ अहमदनगर जिले में ही 16,500 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। अहमदनगर में कोरोना के जितने केस आए हैं, उनमें अप्रैल में 10% और मई में 12% बच्चे हैं। मई में जो 8,500 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए, उनमें 1 साल से कम उम्र के 85 बच्चे, 1 साल से 10 साल के 2,694 बच्चे और 11 से 18 साल के 6,102 बच्चे हैं। अप्रैल महीने में जो है कि बिलो 18 ईयर्स के जो है टोटल 7,607 आए हैं और मई महीने में यानी कि मई में जो है टोटल 8,881 इतने आए हैं। यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, टोटल पेशेंट्स के अगर परसेंटेज निकाला जाए तो अप्रैल महीने में जो है इट इज़ 9.49% और मई में जो है 11.40% इतना ये अपना टोटल पेशेंट्स के बिलो 18 ईयर्स के है। बच्चों में संक्रमण का ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये सोचिए कि ये महाराष्ट्र के सिर्फ एक जिले का हाल है, और वो भी तब जब दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। हम अहमदनगर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक कोविड सेंटर में पहुंचे। यहाँ 52 बच्चे एडमिट हैं। इन सभी में कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए थे। बड़ी चुनौती यह है कि बच्चों में संक्रमण के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसमें उनके इलाज के लिए अलग इंतजाम करने होंगे, क्योंकि अभी तो कोविड सेंटर्स में बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी रखा जा रहा है। जिनके घर में कोई बड़ा पॉजिटिव है या जो कोविड से सफ़र कर रहा है, उन्हीं के घर में के केसेस मैक्सिमम देखे गए हैं। आपको सभी को पता है स्कूल बंद है, बच्चे बाहर नहीं हैं, तो इनको इन्फेक्शन होने की वजह ज़्यादातर उनके घर के जो मेंबर्स, बड़े मेंबर्स है जो पॉजिटिव है, उन्हीं से इनको हो रहा है। पर फॉर्चुनेटली बोलिएगा कि बच्चों में 15 साल के नीचे अभी तक कोई हमारे ध्यान में बहुत सीरियस हुए ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं। मैक्सिमम बच्चे 95%, यू कैन से 90 अप टू 98% बच्चे आइदर असिम्टोमेटिक है, मतलब जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनके घर के कोई पॉजिटिव थे तो रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आ गए, या फिर वो माइल्डली असिम्टोमेटिक है, जिसमें हम देखेंगे जैसे हल्का सा बुखार है, सर्दी है, खांसी है, गले में खराश है, कभी तो उल्टी है या लूज मोशन है, ऐसे माइल्ड सिम्टम्स है जो कि घर पे ही सादी दवा से ठीक हो गया है सभी। और बहुत ही कम % बच्चों में सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत गिर रही है, उनको एडमिट करके वो ठीक हो जा रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली टिल डेथ मैंने कोई मॉर्टेलिटी अभी तक देखी नहीं है। राहत की बात सिर्फ ये है कि जिन बच्चों में संक्रमण हुआ है, उनमें सीरियस केस ना के बराबर है। ज्यादातर बच्चों में कोई लक्षण नहीं है या फिर हल्के लक्षण है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जुलाई अंत और अगस्त की शुरुआत में तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है। अहमदनगर जैसे जिले अलर्ट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बन चुकी है। पीडियाट्रिक कोविड बेड 600 से बढ़ाकर 2,300 किए जाएंगे। करीब 6,300 पीडियाट्रिशियंस को बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने मॉनसून से पहले बच्चों को फ्लू का टीका लगाए जाने की सलाह दी है, जिससे संक्रमण की स्थिति में बच्चों की हालत सीरियस ना हो। बच्चों में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये परिवारों के लिए परेशान करने वाली बात है। महाराष्ट्र में ऐसे परिवार भी हैं जहां 4 बच्चों में 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
तीनों बच्चों को भी हुआ था, लेकिन 2 दिन के बाद ही उनमें नॉर्मलसी आ गई थी। जो डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब विटामिन बोले वो हमने उनको दिया और फ्लूइड्स दिए, क्योंकि एक बच्चे को उसमें से डिहाइड्रेशन हो गया था गर्मी के वजह से, तो उनका फ्लूइड लो हो गया था। फिर उनको उस हिसाब से फ्लूइड पिलाया, ORS दिया और एकदम सब कुछ नॉर्मल था। सारे हमारी पूरी फैमिली एसिम्प्टोमेटिक थी और बच्चे भी उसमें एसिम्प्टोमेटिक थे। हमें एडमिट किया गया। हम लोग करीब 13 या 14 दिन अस्पताल में थे और सभी बच्चे 13-14 दिन थे या सिर्फ आपको ज्यादा दिन रहना पड़ा? नहीं, हम सभी मेरे ख्याल से 13-14 दिन थे और सिर्फ पहले 2 या 3 दिन तक ये हमें महसूस हो रहा था कि हम बीमार हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से एकदम नॉर्मलसी आ गई थी, लग नहीं रहा था कि हम बीमार हैं। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, बच्चों को बचाने के लिए पूरे देश को कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर से पहले ही दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। जब पहली लहर आई थी तो बच्चों के कोरोना टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव मिल रहे थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा बढ़कर 10% तक पहुंच गया। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों में बच्चों में संक्रमण के ज्यादा मामले दूसरी लहर में ही पाए गए हैं। आगे तीसरी लहर का बड़ा डर है और ICMR की अपनी स्टडी के मुताबिक 20 से 22% बच्चों पर वयस्कों की तरह ही संक्रमण का खतरा है। बच्चों में परसिस्टेंट फीवर है, रैश है, ब्लीडिंग हो की टेंडेंसी है, स्किन पे ब्लीड हो रहा है, एकदम से सांस बढ़ रहा है, तो उसमें ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन को हमें याद रखना चाहिए। और इसके इलाज जो है इसका बहुत कठिन नहीं है, लेकिन टाइमली इलाज है और तरीके से जल्दी से इलाज होना चाहिए और इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन की तरह ये प्रेजेंट करता है। देश को हर तरीके से कमर कस लेनी चाहिए, परिवारों को भी पूरा ध्यान रखना होगा। एक्सपर्ट्स की बात भी हमें ध्यान से सुननी चाहिए कि बच्चों को संक्रमण से बचाने की बड़ी चुनौती से कैसे निपटा जाए। फर्स्ट वेव में 2% अफेक्ट हुए थे, सेकेंड वेव में 12% के अराउंड था अफेक्टेड। अब थर्ड वेव में अफेक्टेड अगर 20% चिल्ड्रन भी हैं तो उन 20% का भी अगर 1.5% को भी रिक्वायरमेंट होती है बेड्स की या वेंटिलेटर्स की या ICUs की, सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा उसमें देखा है कि बच्चों में बहुत माइल्ड डिसीज है। अभी भी जो केसेस आए उसमें बहुत माइल्ड टू मॉडरेट ही डिसीज है, सीवियरिटी बहुत कम हुई है। सीवियरिटी इन केस की उनको वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, उनको जो बड़ी बड़ी और बाईपैप वाली मशीन है वो भी कम है, सिंपल ऑक्सीजन लगाने से ही वो ठीक हो रहे हैं। सो तैयारी तो इन एनी केस थर्ड वेव के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है और हमें अच्छे से करके रखनी चाहिए। और तैयारी हमको दोनों तरफ से करनी चाहिए, हॉस्पिटल लेवल पे भी करना चाहिए और मास लेवल पे पेरेंट्स को भी प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज मेनली इसमें क्या होगा, माइल्ड डिसीज है, मॉडरेट है, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो बहुत सारी चीजें घर में ही पेरेंट्स ट्रीट कर सकते होंगे, लेकिन पेरेंट्स तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिसीज को और तभी वो उस पर एक्शन कर पाएंगे जब उनको इस चीज का नॉलेज होगा। तो पेरेंट्स को मुझे लगता है कि इस समय हमको बहुत ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। और एजुकेशन करना इन सेंस कि एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बच्चों के लिए कि वो उस चीज का ध्यान रखें, दूसरा न्यूट्रिशन के लिए कि बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल वो शुरू से अभी से बहुत अच्छा बूस्टअप करें, एक्सरसाइज कराने की आदत डालें बच्चों को, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स आर आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट। मेरी आपके चैनल से जो के माध्यम से एक जो मैसेज देना चाहूंगा पेरेंट्स को जो इस प्रोग्राम को शायद देख रहे होंगे, कि आपके बच्चे अगर जो कोविड से इन्फेक्ट होते हैं तो उनका चांसेस कि वो अस्पताल में एडमिट हो और उनकी मौत हो जाए वो अभी भी बहुत ही कम है। तो आप इसकी जो है ना, आप इतना चिंतित ना होइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सतर्क ना रहें, लेकिन एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी जो बढ़ गई है उसको आप थोड़ा कम कीजिए। वैक्सीनेशन अगर जो मिल जाती है तो इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि वायरस सर्कुलेशन तो रुकेगा ना। वही बच्चे अगर जो स्कूल में जा रहे हैं और आपस में मिंगल हो रहे हैं, वही बच्चे वायरस घर ला रहे हैं और घर के अंदर जो एल्डरली पीपल हैं वो ये और जो एडल्ट्स हैं उनको वायरस इन्फेक्ट करने से रोकेंगे। तो एक ये थिंकिंग है कि हम स्कूल में जो है वैक्सीनेशन ड्राइव ज्यादा करें। तो हमें हर तरफ से सचेत रहना होगा, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सब देखना होगा। ब्रिटेन में कहा जा रहा है कि वहां तीसरी लहर आ चुकी है। ब्रिटेन में दिसंबर और जनवरी में दूसरी लहर आई थी। अब जब रोजाना के केस 68,000 के
पार हो गए थे, लेकिन इसके बाद 4 महीने में नए केस लगातार कम होते गए, लेकिन मई के आखिरी 2 हफ्ते में फिर से केस बढ़ने लगे। पिछले 6 दिन से लगातार ब्रिटेन में 3000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं और इसमें 2/3 मामले ऐसे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि वायरस का वही B16172 वेरिएंट है जो भारत में दूसरी लहर की वजह बना था और जिसे WHO ने डेल्टा नाम दिया है। इसी के डर से ब्रिटेन में कहा जा रहा है कि 21 जून से लॉकडाउन की जिन पाबंदियों पर रियायत देने की बात चल रही है उन्हें अभी हटाया जाना सही नहीं है। ब्रिटेन के लिए अच्छी बात यह है कि वहां पर 47% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं और 74% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। देश की विकास दर में 2020-21 में अनुमान से कम गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था में हुए सुधार पर पानी फेर दिया है। हालात इस कदर खराब हैं कि 2021-22 में दोहरे अंकों की विकास दर हासिल करने के सारे अनुमान लुढ़कते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने 2020-21 की विकास दर के अनुमान से बेहतर आए आंकड़ों का मजाक किरकिरा कर दिया है। अगर कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर न बरपाया होता तो अर्थव्यवस्था में जनवरी-मार्च तिमाही में आई तेजी बड़े जश्न की वजह बन जाती। लेकिन अब सारा फोकस खुश होने की जगह 2021-22 में विकास दर के दोहरे अंकों में पहुँचने की उम्मीद पर टिका है। हालांकि मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम भरोसा जता रहे हैं कि दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। Economy is during the last 1 year, not only in India but worldwide, has been linked to the pandemic. Though as I mentioned, the second wave, as countries have learned to live with COVID, the impact has been lower. लेकिन ये असर जितना भी होगा उससे ये तो साफ है कि अब देश की विकास दर 2021-22 में 10% या उससे ज्यादा के स्तर तक पहुंचना मुश्किल है। हाल ही में आई बार्कलेज और SBI रिसर्च के अनुमानों से इस आशंका को और मजबूती मिली है। बार्कलेज को कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को 5.4 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है। बार्कलेज ने विकास दर के अनुमान को 10% से घटाकर 9.2% कर दिया है। SBI रिसर्च ने GDP को 4.5 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। ये नुकसान GDP के 2.4% के बराबर है। SBI रिसर्च को 2021-22 के लिए विकास दर के अपने पिछले 10.4% के अनुमान में कमी की आशंका है। इसी तरह से बाकी दिग्गज एजेंसियों ने भी अपने पुराने अनुमानों को घटा दिया है। मूडीज ने विकास दर का अनुमान 13.7% से घटाकर 9.3% कर दिया है और क्रिसिल ने विकास दर का अनुमान 11 से घटाकर 8.2% कर दिया है। विकास दर के अनुमानों का सटीक होने का सारा दारोमदार वैक्सीन के भरोसे है। There is a feedback effect from manufacturing onto services. I think that is except for some of the contact sensitive sectors, I think the other service sectors will feed off the manufacturing growth as well. I think the contact sensitive sectors will critically depend, them coming back depends on the path of the vaccination itself. कि सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है कि जो वैक्सीनेशन की गति है उसमें काफ़ी गति देखने को मिले आने वाले समय में और काफ़ी कंपनियों के साथ बातचीत या करार करा जा रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में जो वैक्सीनेशन है वो एक गेम चेंजर साबित होगा। उम्मीद है कि सरकार के दावे के मुताबिक दिसंबर तक सभी को टीका लग जाएगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन की सबसे ताकतवर डोज साबित होगी। आज तक ब्यूरो। हाल ही में बैंकों ने RBI के 2018 के सर्कुलर के आधार पर क्रिप्टो करेंसी निवेश को बैन कर दिया था। अब RBI ने इस मामले में निवेशकों को बड़ी राहत दी है। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही डिजिटल करेंसी की दुनिया की तस्वीर आंखों के सामने तैर जाती है। डिजिटल करेंसी बनने में अभी क्रिप्टो करेंसी का संघर्ष जारी है। उसके पहले ये निवेशकों को जमकर लुभा रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से बैंकों के एक आदेश ने क्रिप्टो करेंसी निवेशकों की सांसें फुला रखी थी। RBI के जिस सर्कुलर का हवाला देकर क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को खाते बंद करने की चेतावनी बैंक दे रहे थे, उस पर अब RBI की सफाई आ गई है। RBI ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वो डिजिटल करेंसी में निवेश को लेकर उसके आदेश का हवाला न दें।
दरअसल बैंक अपने ग्राहकों को आरबीआई के 2018 में जारी एक सर्कुलर का हवाला देते हुए डिजिटल करेंसी में लेन देन न करने का निर्देश दे रहे हैं। लेकिन आरबीआई ने साफ किया है कि इस सर्कुलर को मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मानकों के तहत क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने की मंजूरी दी जा सकती है। आरबीआई की इस सफाई के बाद क्रिप्टो करेंसी निवेशकों और इसके एक्सचेंजों को बड़ी राहत मिली है। बीते कुछ दिनों से आरबीआई के इस पुराने सर्कुलर का हवाला देकर पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन बंद कर दिया था। इसी तरह एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने भी अपने ग्राहकों से क्रिप्टो करेंसी निवेश पर सफाई मांगी और उनका खाता या कार्ड बंद करने की चेतावनी जारी कर दी। इस पुराने सर्कुलर के नाम पर इस तरह के निर्देश हैरान करने वाले रहे हैं। साथ ही ये मामले तब सामने आए जब सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक पैनल बनाने पर विचार करने की बात कही है। क्रिप्टो क्षेत्र पहले भी फला फूला है। अगर खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों के लिए लॉग ऑन करें www.aajtak.in पर या फिर डाउनलोड करें आज तक का मोबाइल ऐप। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।